कैंसर और गठिया दो बिल्कुल अलग बीमारियां हैं ना। एक में सेल्स बेकाबू हो जाते हैं, दूसरे में शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम ही दुश्मन बन जाता है। पर क्या हो अगर एक ही दवा इन दोनों का इलाज कर सके? जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेथोट्रेक्सेट के बारे में। ये दवा मेडिकल की दुनिया में किसी दोधारी तलवार से कम नहीं है। तो आइए इसके हर पहलू को करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है, एक ही दवा कैंसर और गठिया दोनों का इलाज कर दे? सोचने वाली बात है। कैंसर जहां कोशिकाएं मतलब सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं, और दूसरी तरफ गठिया जहां हमारा अपना इम्यून सिस्टम भी हमारे खिलाफ हो जाता है। लेकिन इसका जवाब है हाँ, और यही बात मेथोट्रेक्सेट को इतना अनोखा और सच कहूं तो इतना जरूरी बना देती है। तो सवाल है, मेथोट्रेक्सेट आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में एक सेल ग्रोथ इंटरफेरर या कोशिकाओं की बढ़त में दखल देने वाला एजेंट समझ सकते हैं। ये शरीर में जो भी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं ना, ये उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। और यही इसका सीक्रेट है। कैंसर की कोशिकाएं वो भी तो तेजी से बढ़ती हैं, और गठिया में जो इम्यून सेल्स गड़बड़ कर रहे होते हैं वो भी बहुत एक्टिव होते हैं। ये दवा दोनों को ही काबू में ले आती है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल आखिर किन किन बीमारियों के इलाज में होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर खास मेडिकल निगरानी में ही किया जाता है। तो देखिए, मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल कुछ खास तरह के कैंसर में होता है, जैसे कि कोरियोकार्सिनोमा, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और लिम्फोसार्कोमा। इन सब में इसका काम एक ही है, कैंसर सेल्स की बेकाबू बाढ़ को रोकना। और जैसा कि हमने बात की, इसका एक बड़ा इस्तेमाल रूमेटॉइड गठिया में भी होता है। वहां ये हमारे इम्यून सिस्टम को, जो ज्यादा ही एक्टिव हो गया है, उसे शांत करती है, ताकि वो जोड़ों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे। अब देखिए, जब कोई दवा इतनी शक्तिशाली होती है तो उसके इस्तेमाल के नियम भी उतने ही सख्त होते हैं। ये दवा हर किसी को नहीं दी जा सकती। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, सुरक्षा चेतावनियां। मतलब किन लोगों को इस दवा से बिल्कुल बचना चाहिए। तो ये लिस्ट काफी सीधी और साफ है। पहली बात, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी, अगर किसी को इस दवा से पहले कभी एलर्जी हुई हो तो ये उनके लिए नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को गुर्दे मतलब किडनी या फिर लिवर की कोई गंभीर बीमारी है तो भी इसे नहीं दिया जाता। यही नहीं, अनीमिया यानी खून की कमी या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी स्थितियों में भी इससे बचा जाता है। और इसीलिए इलाज शुरू करने से पहले इन सारी बातों की पूरी तरह से जांच की जाती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कोई मरीज इन सब क्राइटेरिया को पूरा करता है और उसे ये दवा दी जा सकती है, तो फिर उसकी देखभाल कैसे होती है? इसके लिए एक बहुत ही सख्त और डिटेल्ड पेशेंट केयर चेकलिस्ट होती है। एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो किया जाता है। आइए इसी चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। तो ये है वो 7 चरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल। देखिए, इसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है। पहला कदम है वाइटल्स की निगरानी, मतलब शरीर का तापमान वगैरह लगातार चेक करना। दूसरा, कितना तरल पदार्थ शरीर में जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, इसका पूरा हिसाब रखना। तीसरा, नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करना, ये बहुत ही जरूरी है। चौथा, एलर्जी के किसी भी लक्षण पर नजर रखना। पांचवा, मतली या उल्टी को रोकने के लिए पहले से ही तैयारी करना। छठा, एक पूरी तरह से जीवाणु रहित मतलब स्टराइल वातावरण बनाना। और सातवां, मरीज को सही जीवन शैली की सलाह देना। हर एक कदम जरूरी है। और इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को ये एक लाइन पूरी तरह से बता देती है, सख्त मेडिकल एसेप्सिस और सुरक्षात्मक आइसोलेशन। इसका सीधा सा मतलब है संक्रमण को रोकने के लिए हर मुमकिन सावधानी बरतना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवा इम्यून सिस्टम पर भी असर डालती है, उसे थोड़ा कमजोर कर सकती है। इसलिए मरीज को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाना सबसे जरूरी हो जाता है। इसके अलावा मरीजों को 2 चीज़ों से सख्ती से परहेज करने की सलाह दी जाती है। पहली चीज़ है शराब। क्यों? क्योंकि ये लिवर पर दवा के साथ मिलकर ज्यादा बुरा असर डाल सकती है, जिससे खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ है एस्पिरिन। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्पिरिन इस दवा के काम करने के तरीके पर असर डाल सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करनी होती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बेहद ज़रूरी हैं। अब किसी भी शक्तिशाली दवा की तरह मेथोट्रेक्सेट के भी कुछ संभावित दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि डर पैदा हो, बल्कि इसलिए कि अगर कोई लक्षण दिखें तो उसे सही समय पर पहचाना जा सके और संभाला जा सके। तो चलिए अब इन जोखिमों को भी समझते हैं।
इन दुष्प्रभावों को समझने का एक आसान तरीका है, हम इन्हें शरीर के अलग अलग सिस्टम के हिसाब से देख सकते हैं। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि दवा का असर शरीर के किन किन हिस्सों पर दिख सकता है। तो अगर पाचन तंत्र की बात करें तो मतली, उल्टी या पेट दर्द जैसे लक्षण दिख सकते हैं। फिर आते हैं जरूरी अंग। ये दवा लिवर और किडनी के फंक्शन पर असर डाल सकती है, इसीलिए इनकी लगातार निगरानी इतनी जरूरी होती है। त्वचा और बालों पर भी असर हो सकता है, जैसे कि राश होना, पित्ती उछलना या फिर बालों का झड़ना। और कुछ सामान्य प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जैसे सिर दर्द या थकान महसूस होना। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कुछ मुख्य बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, ये कुछ खास तरह के कैंसर और रूमेटॉइड गठिया के लिए एक बहुत शक्तिशाली दवा है। दूसरी, इसके इस्तेमाल के नियम बहुत कड़े हैं, मतलब ये सबके लिए नहीं है। तीसरी, इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक विस्तृत 7 चरणीय देखभाल प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। और चौथी बात, इसके दुष्प्रभावों पर लगातार और सावधानीपूर्वक निगरानी रखना बेहद जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी भी दवा के शक्तिशाली लाभों और उसके साथ जुड़े महत्वपूर्ण जोखमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिससे चिकित्सा जगत हर रोज जूझता है। ये फायदों और नुकसान का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। मित्रों, दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।